ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के अंदर। सुनिए बच्चों क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। हम कहते हैं किसको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो, तो चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट। अब देखो चार्ज का फ्लो होता है कैसे? जैसे ये हमारे पास एक, इसे कहते हैं सेल, दिस इज सेल। ये हमारे पास होता है सेल, और ये सेल का होता है पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल। ये होता है हमारे पास हाई पोटेंशियल, और ये होता है हमारे पास लो पोटेंशियल, दैट इज हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। और करंट फ्लो करता है हमारा ऐसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है लाइक दिस। तो करंट का फ्लो कहां से कहां तक होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो। लेकिन करंट के फ्लो के लिए ना, इस नेगेटिव टर्मिनल से पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज है, जब ये फ्लो होगा तब करंट फ्लो होगी। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल सकते हो आप बीच में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस नेगेटिव को कहते हैं लो पोटेंशियल। क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है लो टू हाई, एंड करंट का फ्लो होता है हाई टू लो। करंट तब फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब चार्ज का फ्लो होगा। एक क्वेश्चन याद है कि विच फंडामेंटल पार्टिकल इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। सिंपल क्वेश्चन मैंने बोला कि विच फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है रिस्पांसिबल है, विच फंडामेंटल पार्टिकल इज रिस्पांसिबल फॉर एन इलेक्ट्रिफिकेशन, फॉर एन इलेक्ट्रिक। क्या आंसर होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए रिस्पांसिबल होता है। देखिए चलने का काम इलेक्ट्रॉन को मिला हुआ, मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते हैं। एक्चुअली एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होते हैं? एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक हमारा क्या होता है? प्रोटॉन, और एक क्या होता है हमारा? न्यूट्रॉन। तो इस पे तो चार्ज होता ही नहीं है, नो चार्ज। इस पे क्या है? नो चार्ज। भाई जितना चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा इतना चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन पे हमारा इतना चार्ज होता है, प्लस का होता है ना प्रोटॉन पे। तो ये हमारे पास क्या होगा? चार्ज, और ये होगा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? प्रोटॉन। चार्ज दोनों का सेम सही है, ठीक है? चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, लेकिन चलता इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कभी नहीं चलता, क्योंकि प्रोटॉन भारी होता है। प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर मास की बात करो ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.11 into 10 की पावर -31 kg लाइक दिस। एंड जो प्रोटॉन का मास है हमारा, वो होता है हमारा 1.66 into 10 की पावर -27 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है। भारी चीज कभी चलती नहीं है, हल्की चीज चलती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चलती है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए क्योंकि वो भारी है। तो आने जाने का काम किसको मिला हुआ है? जब भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, जाएंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी आएंगे जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन भारी होते हैं, और न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? जिस पे चार्ज, जिस पे चार्ज। हाँ, तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल करंट बनाता है? इलेक्ट्रॉन। बोले तो एक चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, तो चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट। देखो समझो आपको, अब कैसे मैं बता दूं तुम्हें चार्ज के फ्लो को करंट। सर खुशी आ गई है। ओके जी, चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं बच्चों? करंट। क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, क्या है? ये कोई कंडक्टर है, ठीक है? दिस इज अ कंडक्टर। अब इसमें मान लो 30 सेकंड में ना क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है? 30 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? क्यों। सिंपल सी बात, 30 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? क्यों। 30 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों? क्यों।
तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? टी सेकंड में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है ना, एक सेकंड में इतना चार्ज फ्लो होगा, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। तो एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट होगा, जो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। मतलब ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी। तो ए से बी एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू बाई टी। जैसे एक सेकंड में 10 बंदे इस कमरे से बाहर निकल गए तो कितनी करंट फ्लो हुई? 10 एम्पीयर। और एक सेकंड में 20 बाहर निकल गए तो कितनी हुई? 20 एम्पीयर। टाइम 1 सेकंड रखना है, टाइम रखना है 1 सेकंड। तो एक सेकंड में एक एंड से दूसरे एंड तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वही करंट है। वही क्या है? करंट। तो करंट क्या होता है? देखो रेट, मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो, मैंने क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो। ऐसे तो रेट का मतलब होता है टी से डिवाइड करना होता है, टी से डिवाइड। रेट का मतलब टी डिवाइड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज मतलब क्या हो गया? क्यू, और रेट मतलब हो गया टी, और रेट का मतलब डिवाइड कर दो क्यू बाई टी, तो क्या बन गया? आई। क्या बन गया? आई। तो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलो, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। यूनिट जो होती है ना, यूनिट जो होती है करंट की, यूनिट इज एम्पियर। यूनिट इज एम्पियर। देखो जब आप पूरा नाम लिखोगे ना तो सारे लेटर आपको स्मॉल लिखने हैं, ऐसे नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाता है। ए एम पी ई आर ई, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सारे लेटर लिखने या तो ऐसे लिखो एम्पियर, या फिर ऐसे लिखो एम्पियर, एम्पियर, ये करिए। ठीक है, जैसे मैंने 4 एम्पियर करंट निकाली तो या तो ऐसे लिखो 4 एम्पियर, या लिखो 4 एम्पियर, लाइक दिस। ऐसे ये दोनों मेथड करेक्ट होते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, रॉन्ग है। समझ आ गया? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है? डिफाइन 1 एम्पियर। मैंने क्या बोला? अगर एक सेकंड में 10 बंदे बाहर निकल रहे हैं इस कमरे से तो कितनी करंट फ्लो हुई? 10 एम्पियर। 20 निकल रहे हैं तो 20 एम्पियर, और 30 निकल रहे हैं तो 30 एम्पियर। लेकिन अगर एक सेकंड में एक बंदा निकले तो 1 एम्पियर। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर तब होती है कब? व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज। कितना चार्ज फ्लो होगा? व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज फ्रॉम one end of the conductor, from one end of the conductor to the other end, to the other end in unit time, in unit time. कितना चार्ज फ्लो होगा बच्चों? 1 एम्पियर। कितना चार्ज फ्लो होगा? 1 एम्पियर। फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन यूनिट टाइम। बोलो। एक एंड से दूसरे एंड, जैसे वन एंड है, ठीक है, अब इस एंड से इस एंड सिर्फ एक चार्ज 1 सेकंड में जाएगा तो कितनी करंट फ्लो होगी? 1 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो होगी? 1 एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर तब फ्लो होती है जब यूनिट चार्ज एक एंड से दूसरे एंड 1 सेकंड में जाता है। तो आपको दो चीजों को फोकस करना है 1 एम्पियर। देखो सुनो, जब भी किसी चीज को डिफाइन करना होता है ना, सबको 1 मान दो। जैसे करंट का फॉर्मूला है ना, तो इसको 1 मान दो। 1 कूलम 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जब एक एंड से दूसरे एंड जाएगा तो कितनी करंट फ्लो होगी? 1 एम्पियर। तो करंट को किस में आते हैं? चार्ज को कूलम में, चार्ज को कूलम में, टाइम को सेकंड में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में करके आ जाते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या है? आंसर है कूलम। आंसर क्या है? कूलम। क्या है बच्चों? कूलम। और एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है बताओ? सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ टाइम। तो जो हमारा टाइम है उसकी एसआई यूनिट है, आंसर है सेकंड। आंसर क्या है? सेकंड। तो टाइम को किस में आते हैं? सेकंड। चार्ज को, करंट को, करंट का फॉर्मूला Q बाई टी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि वो भारी है। क्योंकि वो भारी है, और भारी चीज का भी फ्लो नहीं होती। तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल करंट को बना रहा है? इलेक्ट्रॉन। करंट का फ्लो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, एंड करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी करंट हो गया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सही समझा बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर चैप्टर में। इजी
चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इजी चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स सारी इजी। देखिए बच्चे आगे अब पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस। अब सुनिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, अब देखो मोटी सी बात है, जैसे ये हमारा कंडक्टर है तो हर चीज में एटम्स होते हैं। सपोज ये इसके अंदर एटम्स है, क्या है ये? एटम्स। ये कंडक्टर के अंदर क्या है? एटम्स है। क्या बच्चों ये एटम्स है, क्या है ये? एटम। ये कंडक्टर के अंदर मौजूद क्या एटम्स है, ठीक है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना, जब ये चार्ज चलता है तो इसके चलने से इस चार्ज की टक्कर लगती है ना एटमों से। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मोटी सी बात है, एटम तो हर चीज में होता है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसकी क्या लगेगी? इन एटमों से टक्कर लगेगी। क्या लगेगी? टक्कर। तो जिससे उसके चलने में रुकावट पैदा होगी। देखो आर, आर माने रुकावट, आर माने रेजिस्टेंस, आर माने रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब चार्ज के फ्लो में रुकावट है। रुकावट आ कहां से लिए? क्योंकि जिस चीज में वो चार्ज चल रहा है ना वो एटम से बना हुआ है, तो जब वो चल रहा है ना तो उस चार्ज की उस एटम से टक्कर हो रही है जिससे उसके चलने में रुकावट हो रही है, तो उस रुकावट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। किसके रास्ते में? ऑब्स्ट्रक्शन है इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। करंट के रास्ते की रुकावट को क्या कहा गया? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है बच्चों ये? इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये चीज क्या होगी हमारी? रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या होती है इसका? यूनिट इज ओम। यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। तो इसकी यूनिट ओम होती है, ऐसे दिखाते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम, ओम, एंड द सिंबल इज ओमेगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन हमारा कि फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये क्या है? ये रेजिस्टेंस। क्या है ये? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा, शॉर्टकट याद है ना आपको, LANTR। रेजिस्टेंस इन पे डिपेंड करता है ना। L माने क्या हो गया? लेंथ। L माने क्या हो गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A माने क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A माने क्या हो गया बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये A माने ये होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एंड N माने क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। एंड T माने क्या हो गया? टेम्परेचर। T माने क्या हो गया? और R माने रेजिस्टेंस, R माने। तो रेजिस्टेंस हमारा इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर पे एंड टेम्परेचर, नेचर पे और टेम्परेचर। देखो मोटी सी बात है, जो रेजिस्टेंस है ना वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा वायर की लंबाई होगी उतने ज्यादा उसमें एटम्स होंगे और उतनी ज्यादा टक्कर होंगी और उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। उतना लिखा होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। लेकिन जो रेजिस्टेंस है हमारा बच्चों, रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितना मोटा तार होगा, ये मोटा तार है और ये पतला तार है, तो जितना ज्यादा तार मोटा होगा, ठीक है, मोटा है। देखो एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझो, जैसे मान लो ये छोटा हाईवे है तो इस पर टक्कर ज्यादा लगेंगे, हाईवे को बड़ा कर दूंगा तो टक्कर कम लगेगी, तो टक्कर कम लगेगी। मतलब एरिया अगर आपका देखो इतना एरिया है, यहाँ पे गाड़ी चलेगी टक्कर लगेगी, एरिया कम टक्कर ज्यादा, एरिया कम टक्कर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम टक्कर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा टक्कर कम रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा तो टक्कर कम रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा टक्कर कम रेजिस्टेंस कम, तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो क्या मिलेगा हमें? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर एरिया बढ़ने से घटेगा। यार लेंथ कौन लगा? जितना लंबा तार उतने ज्यादा एटम, उतनी ज्यादा टक्कर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और एरिया बढ़ने से जितना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतनी कम टक्कर, उतना कम रेजिस्टेंस। ज्यादा एरिया कम रेजिस्टेंस, कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस, कम एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस। मोटी सी बात है। तो इस निशान को हटा के हम रो क्या लेंगे? हम रो। So that is called L upon B. Now this rho is called resistivity. Resistivity. This O is called resistivity. And the unit क्या है बच्चों इसकी? ओम मीटर। क्या है इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। समझ में आ गया?
तो रेजिस्टेंस देखो सुनो बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारा लेंथ पे, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इस पर डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा सिल्वर में ज्यादा करंट फ्लो होता है। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है और कॉपर में सिल्वर से कम होता है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर और कॉपर का नेचर अलग है, तो नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस। अरे सिल्वर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना, तो सिल्वर का नेचर अलग है, कॉपर का अलग है। तो सिल्वर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, उसका रेजिस्टेंस कम है। कॉपर में कम फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कहीं कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर क्या है, सिल्वर है कि कॉपर है, सिल्वर है कि कॉपर है, नेचर क्या है। नेचर ज्यादा, नेचर अगर उसका चेंज हो गया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सिल्वर कॉपर का नेचर चेंज तो रेजिस्टेंस चेंज। तो नेचर पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेंपरेचर। टेंपरेचर का मतलब क्या, अगर आप टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा तो टक्कर बहुत ज्यादा लगेगी, टक्कर ज्यादा लगेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर से टेंपरेचर बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाएगी, फास्ट चलेगा, फास्ट चलेगा तो टक्करें बहुत लगेगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बच्चों, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा अगर हमारी लेंथ बढ़ेगी तो, और रेजिस्टेंस हमारा घटेगा अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर हमारा टेंपरेचर बढ़ेगा। ये सब चीजें ध्यान दीजिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। तो यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी का फार्मूला R बराबर रो इनटू L बाई A। तो यहाँ से रो का फार्मूला निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रो का। तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा? R इनटू A अपॉन A। तो यूनिट देखो मैंने कैसे बनाई, यहाँ पे आ गया ओम, यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मीटर, मीटर से मीटर काट दो तो आंसर क्या आ गया बच्चों? ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये किसकी यूनिट होगी? रेजिस्टिविटी। किसकी यूनिट होगी ये? रेजिस्टिविटी। किसकी यूनिट होगी बच्चों ये? रेजिस्टिविटी।